गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग के ऑनलाइन क्लास का ये सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग अब नर्न्स्ट इक्वेशन आज डिस्कस करने जा रहे हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आगे का पार्ट है और यही आपको मेन पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिराइवेशन से लेकर के न्यूमेरिकल तक डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से समझोगे। यहाँ जो बता रहे हैं वो ठीक है, आप ऑनलाइन अटेंड करें, सबसे बड़ी बात है ये। आप पेन और पेंसिल भी रखोगे क्योंकि बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स भी देंगे आपको बनाने के लिए और आप रिप्लाई करोगे, आप उसी के अनुसार से रिस्पॉन्ड भी करोगे। आज एप्लीकेशन बेस्ड है। इसके पहले वाले क्लास का वो थ्योरेटिकल पोर्शन था। सबसे पहला सवाल उठता है कि नर्न्स्ट इक्वेशन है क्या और इसका इस्तेमाल कब करते हैं। आप याद करो, जैसे जिंक रॉड को हम लोग जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिए थे। ये जिंक रॉड है और यहाँ जब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिए थे जिनका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, टेम्परेचर उस कंडीशन में 298 केल्विन हो, तब इसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, यानी E0 कहते हैं। लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शन में 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 मोलर कंसंट्रेशन ही हो। यानी कि अगर टेम्परेचर या कंसंट्रेशन इसका स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर करता है तब वैसे कंडीशन में इसके स्टैंडर्ड वैल्यू के बजाय हम लोग ईएमएफ ऑफ दिस से लिखते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। और आते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन इज द मैथमेटिकल रिलेशन विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अदर देन 1 मोलर। यानी अगर इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कोई डिफर कर रहा, कुछ भी ज़्यादा हो या कम हो, तब उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालते हैं वो नर्न्स्ट इक्वेशन से निकाला जाता है, यानी कि वो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर करता है। अब इसी नर्न्स्ट इक्वेशन का डिराइवेशन करना है हम लोगों को। यहाँ देख रहे होगे स्क्रीन पर, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड का निकालना है। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे थोड़ा सा याद करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का 2 कैटेगरी था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन एज ए कन्वेंशन हम लोग किसे कंसिडर करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो यहाँ समझाने के लिए मान ली कि एक मेटल आयन है, रिडक्शन है, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा। ये एक्वस फॉर्म में है और ये कन्वर्ट कर रहा है मेटल इन सॉलिड स्टेट। N+ से ये 0 में कन्वर्ट किया ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन कितना लेगा, N इलेक्ट्रॉन। जैसे Zn2++2 इलेक्ट्रॉन Zn में कन्वर्ट किया, Ag++1 इलेक्ट्रॉन Ag में कन्वर्ट किया। उसी तरह से Mn+ है तो N इलेक्ट्रॉन लेकर के मेटल में कन्वर्ट करेगा। अब इसके लिए अगर नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन ये आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल Mn+/m would be equal to a standard electrode potential of metal। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल माइनस RT/NF log ln लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऊपर में मेटल को, प्रोडक्ट साइड को रखते हैं। यहाँ देखो ये प्रोडक्ट साइड में मेटल है लेकिन किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट। नीचे में रिएक्टेंट साइड को रखते हैं, तो रिएक्टेंट साइड में Mn+ है, यहाँ पर रखा गया Mn+। अब कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। क्या चेंजेस करने जा रहे हैं, चेंजेस ये करने जा रहे हैं, अगर लॉग का आइडिया होगा आपको, ln x को अगर 10 के बेस में कन्वर्ट करते हैं तो इन्हें लिखा जाता है 2.303 log x। यानी ln को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग log में, यानी कि लॉग के फॉर्म में। और दूसरा चेंज होने जा रहा है, याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर, वहाँ हम लोग पढ़े थे, अगर किसी का कंसंट्रेशन कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके कंसंट्रेशन को 1 मानते हैं, यूनिटी मानते हैं। क्योंकि केमिकल रिएक्शन के समय में सॉलिड सब्सटेंस का अमाउंट तो चेंज करता है, वो घटता है, लेकिन उनका कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता। अगर आप में से 11th क्लास में जितने स्टूडेंट होंगे तो उनको एग्जाम्पल याद आएगा। बताए थे कि अगर मिश्री का इतना बड़ा टुकड़ा लिए उसको टेस्ट करके देखेंगे, मीठा लगेगा,
अब इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा और निकाल लिए, इतने बड़े स्टोन में से इसमें छोटा सा और निकाल लिए और उसको भी टेस्ट करके देखेंगे तो वहाँ भी उसका स्वीटनेस वैल्यू वही आएगा। का मतलब ये हुआ कि स्वीटनेस वैल्यू कंसंट्रेशन बड़ा हो या छोटा हो, सॉलिड फॉर्म में था, दोनों जगह पर उनका सेम ही, यानी कि अमाउंट तो चेंज कर रहा है लेकिन अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ है तो आप वहाँ इमेजिन करो कि अगर 10 ग्राम डालेंगे तब उसका स्वीटनेस वैल्यू और 2 ग्राम डालेंगे तब उसका स्वीटनेस वैल्यू दोनों सेम ही रहेगा क्या? नहीं, वहाँ पर उनका डिफर कर जाएगा। इसलिए एक्वस को लेते हैं, लेकिन अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो उसके कंसंट्रेशन को हम लोग 1 मानते हैं। अब अगले स्टेप में ये आ जाएगा वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल Mn plus by m, it would be equal to a standard reduction potential of metal Mn plus by m माइनस यहाँ Ln की जगह पर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा 2.303 RT बाई NF लॉग सॉलिड के लिए 1 और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा Mn प्लस इन एक्वस फॉर्म। तो अगर नर्न्स्ट इक्वेशन पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड के लिए क्या होता है तो आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाएंगे हम लोग तो इस वाले नर्न्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इस जगह पर ये नर्न्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर Mn प्लस इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0.1 0.01 जो भी हो, 2.4 2.5 कुछ भी हो, यहाँ पर लिखा जाएगा। अब न्यूमेरिकल बनाते वक्त में हम लोग को 12th स्टैंडर्ड में टेम्परेचर 298 केल्विन ही रहेगा और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं तो नर्न्स्ट इक्वेशन ये आया है हम लोग का, नर्न्स्ट इक्वेशन उसी पार्ट को यहाँ लिख रहे हैं। आप कॉपी में एक बार लिख लिए हो तो फिर लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इट वुड बी इक्वल टू a standard electrode potential of metal minus 2.303 RT by NF log 1 by Mn प्लस जो पीछे लिखे हैं वो। अब इसी जगह पर अगर वैल्यू पुट करते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और ये 298 केल्विन होगा। एंड F फैराडेज कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आता है 96,500 कूलम। ऊपर वाले में 2.303 R का वैल्यू पुट करेंगे, T का वैल्यू पुट करेंगे, F का वैल्यू पुट करेंगे, वी गेट, तो हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा? तो रिलेशन आ जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल Mn प्लस बाई m माइनस 0.059 बाई n log 1 बाई Mn प्लस Mn प्लस। अब कई बार स्टूडेंट को लगता है कि सर ये वैल्यू था तो ये कैसे हो गया? इसी में R का वैल्यू पुट कर दिया, T का वैल्यू पुट कर दिया और F का वैल्यू पुट कर दिया। तो ऐसे नहीं, हम इसको करके दिखाते हैं आपको कि देखो ये वैल्यू कैसे आया है। देखो यहाँ ऊपर में 2.303, R का वैल्यू अभी लिखे हम लोग 8.314, टेम्परेचर 298 डिवाइडेड बाई F फैराडेज कांस्टेंट है 96,500। देखो वैल्यू आ गया 0.059। तो इसी 0.059 को हम लोग यहाँ पुट करें ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। हर बार में आप मैनुअली सोचो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R का वैल्यू डालोगे, T का वैल्यू डालोगे, F का वैल्यू डालोगे तो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और इसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर इन सब के वैल्यू को डाल दिए, ये 0.059 आ गया।
यानी कि अब आपका कैलकुलेशन आसान हो गया। तो यहाँ ये वैल्यू आया। अब सवाल ये उठता है कि सर टेम्परेचर 298 रहेगा, कोई ज़रूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अगर इसको टफ बनाना हो कैलकुलेशन को तो टेम्परेचर चेंज कर देगा 300, तब वहाँ पर आप 0.059 नहीं रख सकते, तब आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303, 8.314 जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो, और डिवाइडेड बाई फैराडेज लॉ। लेकिन आपके 12th स्टैंडर्ड में टेम्परेचर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक भी देखना, तो वहाँ पर 298 केल्विन ही है, यानी कि सिर्फ कंसंट्रेशन को चेंज किया है। नर्न्स्ट इक्वेशन दो कंडीशनें बताता है, अगर कंसंट्रेशन चेंज किया हुआ है तो नया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, और अगर टेम्परेचर चेंज किया है तो नया कंसंट्रेशन, तब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा। लेकिन हम लोग को यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज से रिलेट करना है, टेम्परेचर से। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर कैलकुलेशन को टफ बनाना है तब वहाँ पर वो चेंज कर सकता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल बनाते वक्त में स्टार्ट करेंगे यहाँ से और लिखेंगे यहाँ पर। ये आपका नर्न्स्ट इक्वेशन हुआ। अब एक दो क्वेश्चन बनाते हैं तब जा करके होगा, बाकी घर में आप रुकोगे, ये वीडियो सेंड करेंगे तो यहाँ से देख करके सारा डिराइवेशन आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ बताते हैं आगे। जब तक इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन बनाओगे नहीं तब तक कंसेप्ट क्लियर होगा नहीं। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिख रहा है कि एक कॉपर इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.001 मोलर एट 298 केल्विन। देखो टेम्परेचर दिया है ना 298 केल्विन। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू। कॉपर को अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट में डाला जाता तब तो स्टैंडर्ड वैल्यू होता जो दिया हुआ है 0.34, लेकिन इस कॉपर को डाला गया है जहाँ इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 0.0001 मोलर है, तो ये वैल्यू डिफर करेगा, तो वहाँ नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा। अब पहले देखते हैं कि रिडक्शन कैसे होता है। ध्यान से देखना, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में दिया गया है कॉपर सल्फेट CuSO4। ये CuSO4 सॉल्यूशन में जाने के बाद आयोनाइज करता है HCU2 प्लस SO4 2-। ये दोनों एक्वस मीडियम में ही है, आप चाहे तो यहाँ भी एक्वस लिख सकते हैं, हमें जहाँ ज़रूरत है हम सिर्फ उसको लेके चल रहे हैं। ये Cu2 प्लस आयन ये कन्वर्ट करेगा Cu में इन सॉलिड स्टेट बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट करेगा, यानी इस जगह पर ये N का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। एकदम इत्मीनान से देखना, धीरे धीरे लेके चल रहे हैं। अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन। तो अभी नर्न्स्ट इक्वेशन में जहाँ मेटल था उसकी जगह पर हम लोग कॉपर लिख देंगे। ये है आपका नर्न्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज इक्वल टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस 2.303 RT/NF log 1/ml प्लस 1 क्यों आ गया है, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में सॉलिड था। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ ये प्रोडक्ट साइड में कॉपर जो है वो सॉलिड है। तो नर्न्स्ट इक्वेशन लिखो पहले। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर यानी रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलना है। इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2 प्लस बाई Cu माइनस 2.303 RT/NF लॉग, ऊपर में कॉपर सॉलिड स्टेट में है और नीचे में आयन है एक्वस फॉर्म में, तो इनके कंसंट्रेशन को लेकर चलेंगे। अब जो वैल्यू दिया हुआ है वो देखो, तो क्वेश्चन में कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ 0.34। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.34 माइनस 2.303 RT और F का वैल्यू पुट करेंगे, ये 0.059 डिवाइडेड बाई N। देखो N की जगह पर कितना वैल्यू आया है 2, यहाँ 2 डाल दिया, लॉग 1/Cu2 प्लस आयन कॉपर आयन। देखो यहाँ कॉपर आयन का कंसंट्रेशन कितना है 0.0001 मोलर, यानी इसको अगर 10 के पावर में लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻⁴। अगले स्टेप में अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखो 0.34 माइनस 0.059/2। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये log 10⁻⁻⁴ है, इसको ऊपर ले जाओगे तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। अब याद करो थोड़ा सा,
log 10 टू द पावर x इज इक्वल टू होता है x log 10, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, x इंटू 1 कर देंगे, वैल्यू कितना आ गया x। वही कंसेप्ट अगर यहाँ अप्लाई करेंगे, log 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 log 10, यानी 4 इंटू 1, वैल्यू कितना हो गया 4। सर ये 10 टू द पावर 4 कैसे आ गया? देखो यहाँ पे ये 1 बाई 10 टू द पावर -4 है। इस 10 टू द पावर -4 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो जो निगेटिव है वो पॉजिटिव और पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। ये log 10 टू द पावर 4 हुआ और log 10 टू द पावर 4 का वैल्यू 4। फिर log वाला जितना काम करेंगे, आगे log टेबल भी यूज करना होगा। हम आपको एक वीडियो भी शेयर करेंगे log टेबल का, बहुत ज़रूरी है ये कैसे निकाला गया है। लेकिन फिलहाल अभी 1-2 क्लास डायरेक्ट वाला इसी वाले फॉर्मेट पर बना हुआ रहेगा, उसको निकालना होगा। अब अगले बार में क्या करेंगे, log 10 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आ गया 4, तो यहाँ पर इसको 4 कर देते हैं। अब देखो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, इसलिए इसको डिवाइड नहीं कर रहे थे ताकि ये वैल्यू कट जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। अब फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा, कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको। 0.059 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.059 इंटू 2, देखो 0.118, यानी अगले स्टेप में लिख सकते हैं 0.34 माइनस 0.118, और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, यहाँ 0.34 में से माइनस कर दिए 0.118 को, ये वैल्यू आ गया 0.222 वोल्ट, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारा 0.222 वोल्ट। देखो कंसेप्ट समझो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज 1 मोलर देन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वुड बी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये 0.34 था। लेकिन अगर इनका कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया, इफ द कंसंट्रेशन इज अदर देन 1 मोलर, 1 मोलर के अलावा कुछ भी हो, तब ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू से डिफर करेगा, और वो कितना वैल्यू होगा वो निकालने के लिए हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन यूज किए, और यहाँ पर ये फाइनल वैल्यू कितना आ गया 0.222 वोल्ट, ये निकाल लिए हम लोग। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद में एक देंगे आपको बनाने, क्योंकि अब तो आइडिया लगा है आपको कि कैसे बनता है। 3 क्वेश्चन है इस पार्ट से रिलेटेड, ये भी हम बता देते हैं, और फिर आपको ये क्वेश्चन देंगे, ये आप बनाइएगा, इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा पेशेंस रखोगे। यहाँ करा ए जिंक इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.01 मोलर। इस बार डाला गया है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिनका कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। अब देखो यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, तो इसको भी आयोनाइज कर देते हैं। जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस मीडियम में ये आयोनाइज करता है, आप यहाँ भी एक्वस लिख सकते हैं, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। अब ये Zn2 प्लस जो कि सॉल्यूशन में है, ये कन्वर्ट करेगा जिंक में इन सॉलिड स्टेट, तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। वहीं अगर मान लें कि यहाँ Zn पर सिर्फ 1 प्लस चार्ज रहता, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आता, ये जिंक में कन्वर्ट करता। इसका मतलब ये हुआ कि n का वैल्यू कितना निकल गया 2, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का दिया हुआ है Zn2 प्लस बाई Zn, ये वैल्यू दिया हुआ है -0.76 वोल्ट, और आपको निकालना है यहाँ पर इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू कितना होगा, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड तो दिया हुआ है, एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, इट इज़ 0.1 मोलर 0.01 मोलर, यानी लिख सकते हैं इसको 10 टू द पावर -2 मोलर, और आपको निकालना है कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या होगा एट दैट कंसंट्रेशन, यानी इस कंसंट्रेशन पर इनका ये वैल्यू निकालना है। अब यहाँ भी नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2 प्लस बाई Zn, it would be equal to a standard reduction potential of zinc Zn2 plus by Zn minus 2.303 RT by NF log, ऊपर में ये जिंक सॉलिड स्टेट में है,
तो इसकी जगह पर 1 और यहाँ नीचे में Zn2+। अब वैल्यू पुट करते हैं। जिंक आ गया -0.76 -0.059 डिवाइडेड बाई 2 log 1/10⁻²। अब इसका कैलकुलेशन यहीं देखो, log 1/10⁻² है, ये ऊपर में जाएगा तो 10⁻², और log 10⁻² का वैल्यू 2 होता है, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा -0.76 -0.059/2 इंटू 2। सर ये 2 कहाँ से आ गया? यहाँ से आ गया मेरे भाई। आप ये देखो ना, log 10⁻² वुड बी इक्वल टू 2 log 10 और 2 इंटू 1, ये वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ से ये 2 वैल्यू डाले। अब ये देखो, मुझे पता था कि ये यहाँ पर है तो ये कटने वाला है, अदरवाइज 0.059 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0.0295 आता है। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी बचा हुआ क्या रह गया? -0.76 -0.059। ये भी दोनों वैल्यू माइनस में है, यानी कि ऐड करना पड़ेगा इसको। तो 0.76 में ऐड कर देते हैं 0.059, तो वैल्यू कितना आ गया? 0.819 वोल्ट -0.819 वोल्ट। तो अगर आप ध्यान दे करके सुन रहे होगे तो अब समझ में आ गया होगा। ऐसा करते हैं, पहले आप क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन जब हो जाएगा तो आप रिप्लाई कर रहे हैं कि सर क्वेश्चन हो गया है, तो फिर ये स्क्रीन सामने रख देंगे ताकि स्टेप आपको समझ में आए, क्योंकि आप कॉपी में तो नोट किए नहीं हैं कि हाँ कैसे क्या होगा, तो आप क्वेश्चन पर डायरेक्ट आ जाना। और बाकी फिर घर में ये वीडियो देखना, PDF सेंड कर देंगे, उसके अनुसार से राउंड ऑफ करके लिख सकते हो, लेकिन ये 0.059 ये पूरा लिखोगे, नहीं तो फिर बाकी मार्किंग स्कीम से आंसर नहीं आएगा। 0.819 तो 82 लिख सकते हैं, वो 82 लिखा जा सकता है। तो आप ये क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। 2 क्वेश्चन इस तरीके का बना चुके हैं। कॉपर को डाला गया था कॉपर सल्फेट में, और जिंक को डाला गया था जिंक सल्फेट में। अब यहाँ पर आयरन को डाला गया है डिप्ड इन, इफ एन आयरन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन 0.001 मोलर, और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.44 वोल्ट। देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे। आयरन सल्फेट है FeSO4, इनका आयोनाइजेशन करेंगे, ये आयोनाइज करेगा Fe2+ SO4 2-। अब यहाँ ये Fe2+ है, एक्वस मीडियम में बना है, सॉल्यूशन में है, तो इट विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन टू रिड्यूस्ड इनटू आयरन, आयरन में ये रिड्यूस्ड कर जाएगा। अब इसके बाद N का वैल्यू देखो यहाँ कितना आ गया? 2, यानी जो इन्फॉर्मेशन आया उसके अनुसार से N का वैल्यू 2 आया। आयरन का मोलर कंसंट्रेशन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो आयरन सल्फेट का होगा वही इसका भी होगा, क्योंकि आयरन सल्फेट के भी 1 तो ये भी 1 है, 0.001 मोलर। इसको 10 के पावर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मोलर, क्योंकि डेसिमल को देखो ना 1 के बाद मिला रहे हैं, तो 1 2 3 डिजिट को क्रॉस किए हैं। ये 10⁻³ मोलर आयरन दिया हुआ है। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है आयरन का Fe2+/Fe, और ये वैल्यू है -0.44 वोल्ट। अब इतने के बाद में नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन, नर्न्स्ट इक्वेशन। देखो नर्न्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन Fe2+/Fe, it would be equal to a standard reduction potential of iron Fe2+/Fe minus 2.303 RT/NF log, ऊपर में देखो आयरन है सॉलिड स्टेट में, इसलिए इसका 1 हो गया, और यहाँ पर Fe2+ आयरन का कंसंट्रेशन। अब वैल्यू डालते हैं। आयरन का यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है -0.44 -0.059 डिवाइडेड बाई 2
लॉग 1 बाई आयरन का Fe2+ का देखो कंसंट्रेशन कितना निकाले हैं, 10⁻³ अभी बताए हैं कि ये 10⁻³ ऊपर में जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ लॉग 10⁻³ का वैल्यू 3 होगा। यानी कि अब अगले स्टेप में -0.44 -0.0295 ये कैसे आ गया, इसको डिवाइड कर दिए। यहाँ क्यों डिवाइड किया, क्योंकि लग रहा है कि यहाँ 3 आएगा तो ये वैल्यू तो कटना है नहीं, तो हम डिवाइड ही कर दिए, ये वैल्यू याद रखोगे 0.0295 आता है, और यहाँ लॉग 10⁻³ का वैल्यू आ गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो यहाँ 0.0295 इंटू, यानी अगले स्टेप में ये वैल्यू आ गया -0.44 -0.0885 ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, साइन वही रहेगा, वैल्यू ऐड हो जाएगा 0.44, यानी 0. फाइनल आंसर आ गया -0.5285 वोल्ट। आप में से कई लोगों का ये आंसर आया था और कुछ लोगों का ये गलत हो गया था, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से गलत है। हाँ ठीक है मानसी राज, 0.5285 ये यहाँ पर ये आंसर आया। तो हमें लग रहा है कि अब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्वेश्चन गलत नोट कर लिया था, हाँ तो उत्कर्ष क्वेश्चन गलत नोट कर लोगे तो वैल्यू तो गलत आ जाएगा, कोई बात नहीं है, होता है, स्क्रीन पर देख रहे हैं तो चेंज भी कर दिए हैं तो उसकी वजह। अब इसका यूज ये एक इलेक्ट्रोड का निकालना। अब इसी कंसेप्ट को लेकर के क्वेश्चन ये भी कह सकता है कि सर जैसे एक इलेक्ट्रोड का निकला, इसी तरह से पूरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का भी वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे यहाँ देखो जिंक का दिया हुआ है, यहाँ कॉपर का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 1 मोलर की बजाय ये कंसंट्रेशन चेंज है, यह स्टैंडर्ड वैल्यू दिया हुआ है। अब आपसे कहेगा कि इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू निकालो। अगर कंसंट्रेशन यहाँ 1 मोलर होता तब तो E0 सेल का वैल्यू निकल जाता, लेकिन यहाँ 1 मोलर के अलावा है तो आपका कैलकुलेशन बढ़ गया। और देखो अब ये कैलकुलेशन जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो 3 स्टेज में जाकर के कंप्लीट, कैसे कैसे कंप्लीट होगा उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पर ई सेल का वैल्यू निकालना होगा, और स्टैंडर्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं सर, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, इसलिए यहाँ पर E0 सेल नहीं लिखेंगे, ई सेल लिखेंगे। इट वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। अब यहाँ पर देखो कैथोड के फॉर्म में किसका यूज किया गया है, कॉपर का, ECU2+/Cu माइनस यहाँ पर आ जाएगा EZn2+/Zn, कॉपर का वैल्यू। अब इसको हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो वैल्यू दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड है, यह स्टैंडर्ड है, लेकिन हमें यहाँ स्टैंडर्ड नहीं, ये अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक एक करके इन दोनों का वैल्यू को निकालेंगे हम लोग। पहला पार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक निकाल लेते हैं, Zn2+/Zn। इसके लिए देखो, इसके लिए नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन, बोर्ड पर ध्यान देना, नर्न्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन। यहाँ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+/Zn, it would be equal to a standard reduction potential of zinc Zn2+/Zn minus 2.303 RT/NF। ये ज़रूर लिखना, 0.059 इसके बाद में आएगा, नर्न्स्ट इक्वेशन तो ये है, log 1/Zn2+। तो सर ऊपर में सॉलिड रहेगा, ये कैसे पता, देखो ना यहाँ रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ ना, जिंक सॉलिड स्टेट में। अब इसके वैल्यू को पुट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो, अब यहाँ ये जिंक का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -0.76 -0.059/2 लॉग, देखो जिंक आयन का कंसंट्रेशन कितना है
0.01 यानी 10 टू द पावर -2, 1/10 टू द पावर -2, -0.76 -0.059 बाई 2 इंटू ये 2 वैल्यू कैंसिल हो गया। अभी इसको हम लोग सोल्व किए हैं, बिल्कुल सेम ही डाटा था, सेम डाटा लेकर के ही चल रहे थे ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। देखो वही बिल्कुल वैल्यू है, -0.76 -0.059, ये वैल्यू कितना रहा है -0.819 वोल्ट। तो उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो यहाँ ये वैल्यू आ गया -0.819 वोल्ट। ये इक्वेशन सेकेंड निकल गया। हमें ई सेल का वैल्यू निकालना है, तो जिंक निकल गया। अब दूसरा पार्ट किसका निकालना है, कॉपर का वैल्यू निकालते हैं। फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2+/Cu, इनका निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर भी नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नर्न्स्ट इक्वेशन, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, इट वुड बी इक्वल टू अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2+/Cu माइनस 2.303 RT/NF log 1/Cu2+। कॉपर आयन, कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 कैसे सर पता चला, देखो ना Cu2+Cu में कन्वर्ट कर रहा है, तो 2 का वैल्यू आया है लॉग 1/ कॉपर का कंसंट्रेशन यहाँ से देखो कितना दिया हुआ है 0.0001, डेसिमल 1 2 3 4 डिजिट शिफ्ट करेंगे यानी 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। अगले स्टेप में ये वैल्यू आ गया 0.34 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू 4, लॉग 10 टू द पावर 4 का वैल्यू 4, मल्टीप्लाई कर दिए वैल्यू आ गया 2। और यही हम लोग पहले सॉल्व किए हैं, यहाँ देखो बिल्कुल सेम था, वही डाटा हम यूज कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन वाला टाइम बच सके। देखो यहाँ पर ये 2 और यहाँ 4, फाइनल आंसर कितना आ गया है 0.222 वोल्ट। तो हम डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देते हैं 0.222 वोल्ट। इसको सोल्व करेंगे तब ये वैल्यू आ जाएगा 0.222। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब कॉपर का भी वैल्यू निकल गया और जिंक का भी वैल्यू निकल गया है, तो सेकेंड और थर्ड से वैल्यू पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन फर्स्ट में। यहाँ लिख देते हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड से उसमें वैल्यू पुट कर। अब यहाँ ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ई सेल वुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर Cu2+/Cu माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक Zn2+/Zn, Zn2+/Zn। कॉपर का वैल्यू आया है 0.222 माइनस -0.819, ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 0.222 प्लस 0.819 और ऐड करोगे तो 1.041। समझ में आया नर्न्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या था। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज अदर देन 1 मोलर देन इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वुड बी डिफर या डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड वैल्यू। इसके स्टैंडर्ड वैल्यू से ये वैल्यू डिफर करेगा। वैसे कंडीशन में हम लोग नए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या अब कह सकते हो नए सेल पोटेंशियल का वैल्यू विद द हेल्प ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ ज़रा सोच करके देखो, इस मेथड से जब हम लोग न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है। 3 स्टेप में जाकर के ये क्वेश्चन बन रहा है। पहले स्टेप में कैथोड का वैल्यू निकालें,
दूसरे स्टेप में एनोड का वैल्यू निकालें और फिर तीसरे स्टेप में हम लोग सेल पोटेंशियल का वैल्यू निकालें। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक इक्वेशन ही डायरेक्ट निकाल लेंगे, डिराइव कर लेंगे, जो डिराइवेशन होगा सेल पोटेंशियल के। तो यहाँ देख रहे होगे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है डिराइवेशन ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर ईएमएफ ऑफ दिस सेल। यानी अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे डायरेक्ट एक नर्न्स्ट इक्वेशन। तो ये डिराइवेशन अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। Thanks for watching this video.